हाँ जी, शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस की ज़रूरत क्या है, उसमें माई एसक्यूएल क्या है। तो इसके बेसिक थ्योरेटिकल कंसेप्ट पढ़ेंगे, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं थ्योरी बेस्ड। तो आपको ये समझ में आना चाहिए होता क्या है। तो सबसे पहला तो अभी तक जो हमने सॉफ्टवेयर बनाए थे, चाहे पाइथन में बनाए चाहे जावा में बनाए, हम लोग एक बेसिक सॉफ्टवेयर बनाते थे कि जैसे मैंने एक कैलकुलेटर बनाया तो मैं कुछ नंबर्स डालता हूँ, उसका रिजल्ट हैंड टू हैंड आ जाता है। मुझे कोई ग्रेड कैलकुलेट करनी है, साथ के साथ हो जाता है। मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी कि मैं कोई डाटा को परमानेंट कंप्यूटर के अंदर सेव करूँ। लेकिन अगर हम यही कोई अगर बड़ा सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, जैसे मैं कोई एक स्कूल के लिए सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ, पूरा स्कूल के लिए, तो वहाँ पर मुझे एक डेटाबेस लगेगा। डेटाबेस मतलब जहाँ पर मैं डेटा को सेव करता हूँ, उसे डेटाबेस बोलते हैं। तो उसमें क्यों डेटाबेस लगेगा मुझे? क्योंकि मुझे देखो उसके अंदर स्टूडेंट की डिटेल भी सेव करनी पड़ेगी, कोर्स की डिटेल होगी। कोर्स मतलब वो साइंस में है, ह्यूमैनिटीज़ में है, किस क्लास में है, ये डिटेल सेव करनी पड़ेगी। मुझे टीचर्स की डिटेल भी सेव करनी पड़ेगी, कौन टीचर क्या पढ़ाता है, कितना पढ़ा लिखा है, कब से पढ़ा रहा है, कितनी सैलरी है। अदर स्टाफ जो होता है उनकी डिटेल भी सेव करनी पड़ेगी। स्टूडेंट्स जो फीस दे रहे हैं वो फीस की डिटेल भी सेव करनी पड़ेगी। स्कूल में अगर हॉस्टल है तो हॉस्टल की डिटेल भी सेव करनी पड़ेगी। तो मुझे ये सारा डाटा परमानेंट सेव करना है। मैं कोई एक छोटे से सॉफ्टवेयर से ये काम नहीं कर सकता हूँ। तो एक टर्म आता है, परमानेंट डाटा को सेव करने को कहा जाता है परसिस्टेंट डाटा। परसिस्टेंट मतलब परमानेंट, ठीक है, परमानेंट सेव करता है। तो इसी तरीके से अगर मान लो मैं कोई स्टोर मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ, कोई दुकान है, शॉप है, तो वहाँ पर मुझे क्या क्या सेव करना पड़ेगा? प्रोडक्ट की डिटेल, हम क्या क्या प्रोडक्ट्स बेचते हैं, स्टॉक डिटेल कि मेरे पास अभी एट ए टाइम कौन सा प्रोडक्ट कितनी संख्या में पड़ा है, और कौन सा प्रोडक्ट की कमी है मेरे पास, कौन सा प्रोडक्ट मुझे और ख़रीदना है, कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा पड़ा है, तो स्टॉक की डिटेल होगी। सप्लायर की डिटेल होगी, हमें कौन कौन सामान सप्लाई करता है, परचेज डिटेल, कितना माल बिका, कब बिका। कस्टमर की डिटेल होगी, कई कस्टमर हमारे वैल्यूड कस्टमर होते हैं, परमानेंट कस्टमर होते हैं, जिन्हें हम समय समय पर कुछ ऑफर देते हैं, तो उनकी डिटेल मुझे सेव करनी पड़ेगी, प्राइस कितना, डिस्काउंट कितना। तो मुझे परमानेंट डाटा सेव करना ही है, तो उसके लिए मुझे डेटाबेस की ज़रूरत है, ठीक है। अब परमानेंट डाटा सबसे बेसिक तरीके से कैसे सेव किया जा सकता है? फाइल सिस्टम के अंदर। फाइल सिस्टम मतलब आप एम एस वर्ड की फाइल ले लो, उसमें लिखते रहो सब हिसाब किताब। आप एक एक्सेल शीट ले लो, एक्सेल शीट के अंदर आप सेव कर लो। तो फाइलों में डाटा को सेव करना कहा जाता है फाइल सिस्टम, या फिर उसको फाइल बेस्ड सिस्टम भी कहते हैं, उसको फ्लैट फाइल सिस्टम भी कहते हैं, या फ्लैट डेटाबेस भी कहते हैं। तो ये चारों एक ही बात है। इनका मतलब यही है कि एक बड़ी फाइल के अंदर सारा डाटा आप सेव कर दो। वन बिग फाइल लो, उसके अंदर सब कुछ सेव कर लो, ठीक है। और वैसे ये हो भी सकता है, क्यों नहीं हो सकता? ये एम एस वर्ड की फाइल है, मुझे डाटा सेव करना था, मैंने कॉलम बना दिए टेबल, और मैं डाटा इसमें डालता जाऊँगा, सेव करता जाऊँगा। क्या प्रॉब्लम है? हो जाएगा बिल्कुल सेव। तो ये एम एस वर्ड में सेव कर सकता हूँ। और अगर मुझे ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए तो मैं एम एस एक्सेल में सेव करूँगा। देखिए एक्सेल में भी कहाँ दिक्कत है, एक्सेल में तो और अच्छा रहेगा। मुझे डाटा फैच करना बहुत इजी हो जाएगा, डाटा रिट्रीव करना, इसमें सॉर्टिंग हो जाती है, डेटा फिल्टर हो जाता है, तो बहुत अच्छा रहेगा काम। तो मैं यहाँ पर भी उसको सेव कर सकता हूँ। तो लेकिन इस पे कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वो मैं आपको एक एक करके हम लोग देखेंगे कि ये फाइल सिस्टम में हम लोग डेटा क्यों नहीं सेव करते, हम क्यों एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। अब डेटाबेस सॉफ्टवेयर को बोलते हैं डीबीएमएस। बताता हूँ मैं आपको। चलो सबसे पहले तो डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस एक ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन है ऑफ रिलेटेड डाटा, इंटर रिलेटेड डाटा। एक ही तरह का डाटा होगा, जैसे स्कूल का सॉफ्टवेयर है तो स्कूल का डाटा सारा आपस में रिलेट होता है, उसका ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन। अगर मैं कोई एयरलाइन रिजर्वेशन का बना रहा हूँ तो एयरलाइन का डाटा, रिलेटेड डाटा एक जगह सेव होगा, उसे बोलते हैं डेटाबेस। अब इस डेटाबेस को मैनेज करना, डेटाबेस मतलब जहाँ पर डेटा पड़ा है, आर्मी का बेस होता है, वहाँ आर्मी पड़ी रहती है, डेटाबेस पर डेटा पड़ा रहता है। इस डेटा को मैनेज करना, मैनेज क्या करना, डेटा को अपडेट करना पड़ सकता है मुझे समय समय पर, डेटा को डिलीट करना पड़ सकता है समय टाइम टाइम पे, न्यू डेटा इंसर्ट करना पड़ सकता है मुझे। तो डेटा मैनेज करना, तो डेटा को, डेटाबेस को मैनेज करने वाले सॉफ्टवेयर को डीबीएमएस कहा जाता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये एक सॉफ्टवेयर का टाइप है। जैसे कि आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा था ब्राउज़र। ब्राउज़र क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर का टाइप है। और ब्राउज़र और सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स क्या हो गए हैं?
क्रोम, फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, सफारी, आप लोग सब यूज़ कर चुके हैं ये सारी चीज़ें। तो ब्राउज़र ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू मैं इंटरनेट सर्फ करता हूँ, इंटरनेट यूज़ करता हूँ। इसी तरीके से डीबीएमएस जो सॉफ्टवेयर होता है वो इस तरीके का सॉफ्टवेयर होता है कि उससे मैं डेटाबेस को मैनेज करता हूँ। अब जिस तरीके से ब्राउज़र एक कैटेगरी है और उस कैटेगरी के अंदर फायरफॉक्स है, क्रोम है, इसी तरीके से डीबीएमएस एक कैटेगरी है और इस कैटेगरी के अंदर जो सॉफ्टवेयर आते हैं जैसे कि माइएसक्यूएल आता है, ओरेकल आता है, एमएस एक्सक्यूएल आता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस आता है, तो कई तरीके के हैं लेकिन वो सब काम एक ही करता है। ठीक है, डीबीएमएस हो गया, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। लेकिन हम जो पढ़ेंगे वो है आरडीबीएमएस, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब है क्या है कि ये बेसिकली आरडीबीएमएस है क्या और डीबीएमएस क्या है, ये मैं आपको बताता हूँ। ये चीज़ होता क्या है कि कंप्यूटर में डेटा कैसे सेव होगा, कंप्यूटर में सेव होगा मतलब हार्ड डिस्क पे सेव होगा। तो हार्ड डिस्क पे डेटा सेव करने के कई मॉडल्स होते हैं, डिफरेंट वेज होते हैं हार्ड डिस्क पे डेटा सेव करने के। आप ऐसे इस तरीके से सेव करोगे तो आपको इतना फ़ायदा होगा, डेटा रिट्रीवल फास्ट होगा, सेव करना भी फास्ट होगा, कम जगह लेगा। तो डिफरेंट मॉडल्स होते हैं, हायरार्चिकल मॉडल होता है, नेटवर्क मॉडल होता है, एक होता है रिलेशनल मॉडल। एक मॉडल क्या होता है, रिलेशनल मॉडल। आपके सिलेबस में वही है तो हम उसी की बात करेंगे, दूसरी बात हम नहीं करेंगे। रिलेशनल मॉडल, तो रिलेशनल मॉडल को जो डेटाबेस यूज़ करते हैं उनको कहा जाता है आरडीबीएमएस, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और रिलेशनल मॉडल के अंदर डेटा किस तरीके से सेव किया जाता है, इन द फॉर्म ऑफ ए टेबल। एक टेबल होती है जैसे एक्सेल शीट में टेबल क्या होता है, टेबल मतलब उस पर कुछ कॉलम्स होंगे, कॉलम का नाम मैंने रख दिया नेम, सिटी, सैलरी, और रोज़ होगी, रो में मैं डेटा सेव करूँगा। तो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के एग्जाम्पल सब, माई एसक्यूएल तो हम लोग देख ही रहे हैं, दूसरा है ओरेकल, एक होता है एम एस एसक्यूएल सर्वर, ये माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, एक होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एम एस ऑफिस का पार्ट है। जब आप एम एस ऑफिस इंस्टॉल करते हो तो उसके साथ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस भी इंस्टॉल हो जाता है। ठीक है, अब ये रिलेशनल मॉडल की खोज किसने की थी, ई एफ कॉड, एक कॉड नाम का आदमी था, उसने रिलेशनल मॉडल इजाद किया था और रिलेशनल मॉडल के ऊपर आरडीबीएमएस चलता है। ठीक है, तो हम लोग आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे और आरडीबीएमएस के अंदर भी हम लोग माई एसक्यूएल यूज़ करेंगे। वैसे अगर आप माई एसक्यूएल सीख गए तो ये बाकी सारा सीखना बहुत ईजी है, क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा फ़र्क है, सिंटैक्स का बहुत मामूली फ़र्क है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। कुछ फंक्शनैलिटी का फ़र्क है कि कुछ चीज़ें ओरेकल में एक्स्ट्रा मिलती है, कुछ माई एसक्यूएल में एक्स्ट्रा मिलती है। बाकी इनका बेस एक ही है, रिलेशनल मॉडल, काम एक ही तरीके से इन पे किया जाता है। इनमें आरडीबीएमएस में एक लैंग्वेज चलती है, उस लैंग्वेज को कहा जाता है एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये लैंग्वेज हम लोग सीखेंगे। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज यूज़ होती है सभी आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर के अंदर, यानी आप माइएसक्यूएल में भी यही लैंग्वेज यूज़ होगी, ओरेकल के अंदर भी यही लैंग्वेज यूज़ होगी। चलिए आगे चलते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि रिलेशनल मॉडल के अंदर आरडीबीएमएस के अंदर डेटा कैसे सेव होता है, इन द फॉर्म ऑफ रो कॉलम फॉर्मेट। कुछ रोज होती है, कुछ कॉलम्स होते हैं और मेरा डेटा सेव हो जाता है। जैसे ये टेबल देखो, ये कॉलम का नाम है रोल नंबर, नेम, एज, ठीक है, और ये डेटा है। ठीक है, तो यहाँ पर आरडीबीएमएस में एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ, हम फिर से पढ़ेंगे। कॉलम को कहा जाता है एट्रीब्यूट्स और रोज को कहा जाता है टपल, TUPLE, टपल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इजीली सीख जाएंगे। अब चलिए, अब हम देखते हैं वैसे डेटा सेव करने का थोड़ा सा तरीका हम देखते हैं। हम कुछ समय के लिए भूल जाते हैं कि कंप्यूटर नाम की कोई चीज़ होती है। ठीक है, कोई कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, कोई एक बैंक है, बहुत बड़ा बैंक है, या हम हमारे स्कूल का ही सॉफ्टवेयर बनाते हैं, हमारा स्कूल का हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। तो स्कूल का जो रिकॉर्ड सेव कैसे होता होगा, आपको क्या लगता है स्टूडेंट का? अब वही जैसे हमने अभी ऊपर देखा था, स्टूडेंट की डिटेल होगी, टीचर्स की डिटेल होगी, फीस की डिटेल होगी, सारी डिटेल कहीं ना कहीं तो वो सेव करते होंगे। हो सकता है वो इस तरीके का कोई रजिस्टर्स यूज़ करते हैं, हो सकता है, क्या होता ही था, ऐसे रजिस्टर होते हैं, उनमें कुछ कॉलम्स होते हैं, देखिए कॉलम है और यहाँ पर डाटा एंट्री होती रहती है। ठीक है,
अब लेकिन इतना डेटा होता है स्कूल के अंदर, बच्चों का, टीचर्स का, कोर्सेज का, रिजल्ट का, क्या वो सारा डाटा एक सिंगल रजिस्टर में सेव कर सकते हैं क्या हम लोग? नहीं, एक सिंगल रजिस्टर में इतना डाटा सेव करना पॉसिबल नहीं है। बहुत, तो रियलिटी में क्या होता था, बहुत सारे रजिस्टर्स होते थे, बहुत सारे रजिस्टर होते थे। जैसे कि रजिस्टर नंबर 1 में स्टूडेंट का डाटा सेव रहेगा, रजिस्टर नंबर 2 में स्टाफ का डाटा, रजिस्टर नंबर 3 में फीस की डिटेल सेव हो जाएगी, समझे, रजिस्टर नंबर 4 में लाइब्रेरी में कितनी बुक्स हैं उनकी डिटेल सेव हो जाएगी। तो अलग अलग रजिस्टर अलग अलग काम के लिए हैं। तो इससे पहले तो हम ये क्या सीखे हैं कि एक ही रजिस्टर में सारा काम नहीं हो सकता, मुझे डिफरेंट रजिस्टर्स की ज़रूरत है। ठीक है, अब इन रजिस्टर्स को आपस में रिलेट कैसे करते थे, रिलेशन कैसे बनाते थे? रिलेशन मतलब सपोज मेरे पास रजिस्टर नंबर 1 है, इसके अंदर मैंने सेव कर रखा है स्टूडेंट का एडमिशन नंबर, उसकी क्लास, स्टूडेंट का नाम, उसका डेट ऑफ बर्थ, फादर का नाम, एड्रेस, बेसिकली स्टूडेंट की पर्सनल डिटेल रजिस्टर नंबर 1 में सेव है। ठीक है, रजिस्टर नंबर 2 को देखिए, रजिस्टर नंबर 2 में क्या सेव है? एडमिशन नंबर, कितनी फीस पे करी है और कितनी तारीख को पे करी है, यानी कि फ़ी डिटेल रजिस्टर नंबर 2 में सेव है। ठीक है, अब हमें एक इंक्वायरी आई है कि बोला कि भाई आप ये श्याम नाम का जो लड़का है जो कि क्लास 12th में पढ़ता है, इस श्याम नाम के लड़के का पूरी डिटेल मुझे निकाल के दीजिए। पूरी डिटेल मतलब इसका फादर का नाम, एड्रेस, प्लस इसने कब कब कितनी फीस जमा करवाई। तो मेरे पास खाली दो चीज़ें हैं, शाम ऑफ क्लास 12। तो अब मैं कैसे करूँगा, मेरा अप्रोच क्या रहेगा? मैं जाऊँगा पहले रजिस्टर नंबर 1 में, शाम जो है 12th क्लास का, उसका एडमिशन नंबर मैं यहाँ से निकालूंगा। एडमिशन नंबर यहाँ से मुझे मिल गया, प्लस मैंने उसकी सारी अदर डिटेल भी निकाल दी पूरी। अब इस एडमिशन नंबर को मैं यूज़ करूँगा रजिस्टर नंबर 2 में, और उसने कब कब कितनी फ़ीस दी है मैं निकाल दूंगा। तो आप देखा, ये दोनों रजिस्टर आपस में रिलेट हैं थ्रू दिस एडमिशन नंबर। अगर मुझे एडमिशन नंबर पता है तो मैं इन दोनों रजिस्टर्स को रिलेट कर सकता हूँ। तो इस तरीके से रिलेशन होता था दो रजिस्टर के बीच में। तो मैं आपको ये सारी बातें क्यों बता रहा हूँ? मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हमने अभी जैसे बात की थी कि हम डेटाबेस बनाएंगे। डेटाबेस क्या हो गया है? एक जगह है जहाँ पर कि डेटा सेव है। अगर मैं स्कूल का सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ तो मैं एक डेटाबेस बनाऊंगा, ये मेरा डेटाबेस है। इस डेटाबेस का मैंने नाम रख दिया है स्कूल, कुछ भी नाम रख सकता हूँ मैं। अब इस डेटाबेस के अंदर होगी, जहाँ पर मुझे डेटा सेव करना है तो उससे बोलेंगे टेबल, TABLE, टेबल। तो एक टेबल, तो टेबल को आप समझ लो रजिस्टर है। तो जैसा कि हमने बात की कि एक रजिस्टर से मेरा काम चलेगा नहीं, मल्टीपल रजिस्टर्स मुझे चाहिएंगे, तो यहाँ पर भी मुझे मल्टीपल टेबल की ज़रूरत पड़ेगी। तो मेरे स्कूल नाम के डेटाबेस में हो सकता है 5 टेबल हो। टेबल नंबर 1 में स्टूडेंट की डिटेल सेव होगी, टेबल नंबर 2 में स्टाफ की डिटेल सेव होगी, टेबल नंबर 3 में स्टूडेंट की फ़ीस की डिटेल सेव होगी, एंड सो ऑन, टेबल नंबर 4, टेबल नंबर 5। तो डेटाबेस के अंदर एक से ज़्यादा टेबल हो सकती है। वो टेबल आपस में रिलेट भी हो सकती है, जिस तरीके से रजिस्टर हमने रिलेशन किए थे इसी तरीके से टेबल भी आपस में रिलेट होती है। ठीक है, चलते हैं। अब सबसे हमारा मेन जो इस टॉपिक को पढ़ने का था क्वेश्चन, वो क्वेश्चन आता है, वाई वी नीड डेटाबेस सिस्टम। हमें डेटाबेस सिस्टम की ज़रूरत क्यों है, जबकि मैं एक्सेल फाइल और वर्ड के अंदर डेटा सेव कर सकता हूँ। एक्सेल फाइल, वर्ड का क्या मतलब हो गया है? फ्लैट फाइल सिस्टम के अंदर जब मैं डेटा सेव कर सकता हूँ तो मैं डेटाबेस सॉफ्टवेयर, DBMS सॉफ्टवेयर, RDBMS सॉफ्टवेयर क्यों खरीदूँ? या इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से बोल सकता हूँ कि फ्लैट फाइल सिस्टम के साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड हैं। दो चीज़ें हो गई, ठीक है। तो इससे पहले कि मैं आप ये बताऊँ, मुझे एक चीज़ याद आ गई है। हमने टर्म्स पढ़ी है, एक तो DBMS और एक पढ़ी है RDBMS। ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यहाँ पर R एक एक्स्ट्रा आ गया जो कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम।
होता ये है कि कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे आते हैं जो डीबीएमएस सॉफ्टवेयर होते हैं। डीबीएमएस सॉफ्टवेयर के अंदर हम दो टेबल को आपस में रिलेट नहीं कर सकते। जैसा कि अभी हमने एग्जांपल पे देखा था, एडमिशन नंबर से हमने दो टेबल को रिलेट किया था, लेकिन आरडीबीएमएस के अंदर हम लोग दो टेबल को आपस में रिलेट कर सकते हैं। इसके अलावा तो आरडीबीएमएस डीबीएमएस का एक एडवांस वर्जन है। आरडीबीएमएस डीबीएमएस का एक एडवांस वर्जन है। ये मैंने आपको केवल एक एग्जांपल बताया है कि दो टेबल हम आपस में रिलेट कर सकते हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं आरडीबीएमएस यूज़ करने के। तो आज की तारीख में आरडीबीएमएस ही यूज़ होता है, डीबीएमएस यूज़ नहीं होता है। ठीक है, तो अब वापस हम हमारे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फ्लैट फाइल सिस्टम के साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स है। सबसे पहली प्रॉब्लम डेटा रिडंडेंसी। डेटा रिडंडेंसी ये जो टर्म्स है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थ्योरी में क्वेश्चन आता है, व्हाट इज डेटा रिडंडेंसी, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है। इनकी सबकी डेफिनेशन आपको बुक में बहुत इजीली मिल जाएगी। इस लेक्चर के अंदर तो खाली आप इनको समझ लो कि ये होता क्या है। ठीक है, रिडंडेंसी का मतलब होता है एक ही डेटा को बार बार सेव करना। चलिए हम एक एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। मेरा स्कूल है, ये स्कूल, स्कूल का हमारा हॉस्टल है, ये हॉस्टल। स्कूल के अंदर मैंने एक एक्सेल शीट के अंदर स्टूडेंट का सारा डाटा सेव किया हुआ। स्कूल के अंदर स्टूडेंट का नाम, उसका मोबाइल नंबर। ठीक है, हॉस्टल के अंदर भी मैं स्टूडेंट का नाम और स्टूडेंट का मोबाइल नंबर सेव करके रखता हूँ, क्योंकि मोबाइल नंबर की ज़रूरत हॉस्टल में भी कभी भी इमरजेंसी में पड़ सकती है। तो देखो, स्टूडेंट का मोबाइल हॉस्टल की एक्सेल शीट में भी सेव है, हॉस्टल वाले कंप्यूटर में, प्लस स्कूल वाले कंप्यूटर के अंदर भी मोबाइल नंबर सेव है। तो देखो, एक ही डाटा, मोबाइल नंबर तो एक ही बच्चे का, एक ही डाटा दो जगह मुझे सेव करना पड़ रहा है, अननेसेसरी दो जगह सेव करना पड़ रहा है। इसे कहते हैं डेटा रिडंडेंसी। एक ही डाटा, मतलब अगर हम इंग्लिश में बोले तो सिंगल डेटा की मल्टीपल कॉपी, मल्टीपल कॉपीज ऑफ सिंगल डेटा। तो मोबाइल नंबर मुझे यहाँ भी सेव करना पड़ रहा है, यहाँ भी सेव करना पड़ रहा है। इससे हो क्या रहा है, अननेसेसरी मेरी कंप्यूटर की स्पेस यहाँ भी खा रहा है। यहाँ ये तो चलो एक ही मोबाइल, एक ही बच्चे की बात कर रहे हैं, 5,000 बच्चे हो तो 5,000 मोबाइल हो जाते हैं। तो अननेसेसरी यहाँ स्पेस खा रहा है, यहाँ स्पेस खा रहा है। ठीक है, और मेरा काम भी बढ़ा रहा है। तो ये प्रॉब्लम क्या, डेटा रिडंडेंसी, ये प्रॉब्लम आती है फाइल सिस्टम के अंदर। लेकिन मुझे आरडीबीएमएस के अंदर ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। आरडीबीएमएस में ये प्रॉब्लम क्यों नहीं आती है, क्योंकि आरडीबीएमएस एक सिंगल डेटाबेस होता है। ये डेटाबेस है आरडीबीएमएस, यहाँ मेरा स्टूडेंट का पूरा डेटा सेव है। ये स्कूल बिल्डिंग है, ये हॉस्टल बिल्डिंग है। स्कूल वाला भी यहीं से डेटा एक्सेस करेगा, हॉस्टल वाला भी यहीं से डेटा एक्सेस करेगा। यानी कि देखो, मेरा सेंट्रलाइज्ड एक जगह पर स्टूडेंट का डाटा पड़ा है, डेटा रिडंडेंसी नहीं हो रही है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट क्या है, डेटा इनकंसिस्टेंसी। डेटा रिडंडेंसी से रिलेटेड एक प्रॉब्लम है ये डेटा इनकंसिस्टेंसी। मतलब कि चलिए पहले तो आपको समझा देता हूँ, फिर इसकी डेफिनेशन बताता हूँ। मेरा स्कूल है सेम, मेरा हॉस्टल है, स्टूडेंट का मोबाइल नंबर यहाँ भी सेव है स्कूल में, स्टूडेंट का मोबाइल नंबर हॉस्टल में भी सेव है। कल को बच्चा आया, हॉस्टल वाले वार्डन को बोला कि सर मेरा मोबाइल नंबर चेंज हो गया है, आप मेरा मोबाइल नंबर चेंज कर दीजिए। वार्डन साहब ने हॉस्टल में मोबाइल नंबर चेंज कर दिया बच्चे का, लेकिन स्कूल में मोबाइल नंबर बच्चे ने चेंज नहीं करवाया है। तो अब देखो, एक ही बच्चे का मोबाइल है, हॉस्टल में अलग नंबर लिखा है, स्कूल में अलग नंबर लिखा है। ये कहलाता है डेटा इनकंसिस्टेंसी। इनकंसिस्टेंट डेटा मतलब कि मल्टीपल वर्जन्स ऑफ ए डेटा। एक डेटा का मल्टीपल वर्जन्स पड़े हुए हैं, अलग अलग मोबाइल नंबर पड़ा हुआ है। तो ये कभी भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। चलो, ये तो मोबाइल नंबर था, तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम दोनों मोबाइल पे कॉल करेंगे। जिस मोबाइल नंबर पे कॉल लग गई यानी वो सही है और दूसरा गलत है। लेकिन अगर ये कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता, कुछ रुपए पैसे का आंकड़ा होता जो दो दो जगह सेव है, जो कंपनी के सेठ हैं उनकी डायरी में अलग अमाउंट लिखा है, कंपनी का जो मैनेजर है उसकी डायरी में अलग अमाउंट लिखा है, तो अब दोनों मालिक और मैनेजर आपस में लड़ते रहो कि एक्चुअल अमाउंट कौन सा है। तो ये डेटा इनकंसिस्टेंसी, ये प्रॉब्लम भी हमारे
RDBMS सॉफ्टवेयर में नहीं आएगी क्योंकि डेटा सेंट्रलाइज्ड एक ही जगह सेव है, ठीक है। फिर प्रॉब्लम एक आता है शेयर्ड डाटा। डेटा शेयरिंग प्रोवाइड करता है RDBMS। अब देखो डेटा शेयरिंग का क्या है, शेयरिंग का मतलब जैसे अभी तो हमने एग्जांपल देखा था, मेरी स्कूल बिल्डिंग थी, हॉस्टल बिल्डिंग थी, बीच में डेटाबेस था, तो इस डेटाबेस के डेटा को स्कूल वाला भी शेयर कर रहा है और हॉस्टल वाला भी शेयर कर रहा है। इसी तरीके से एक एग्जांपल और देखें प्रैक्टिकल, तो भाई भारत के सिटीजन्स हम लोगों को आधार नंबर मिलता है, तो आधार कार्ड जो है, आधार का मेरा नंबर, उस नंबर को कौन कौन यूज़ करता है, कभी आपने देखा है? आपका आधार नंबर आपका यूज़ करता है एक तो आपका बैंक वाला, बैंक से आप आधार लिंक होता है। गैस की जो सब्सिडी मिलती है, LPG सब्सिडी, यानी गैस एजेंसी वाला भी आपका आधार नंबर यूज़ करता है। पोस्ट ऑफिस आप जाते हो, पोस्ट ऑफिस वाला भी आपका आधार नंबर यूज़ करता है। आप कोई गवर्नमेंट से आपको कोई रिकॉर्ड चाहिए, कलेक्ट्रेट से, तहसील ऑफिस से, कोई सरकारी योजना है, कोई वहाँ उससे आप जुड़ना चाहते हो, कोई स्कॉलरशिप चाहते हो, तो वहाँ पर भी आपका आधार नंबर लगता है। तो देखो ये आधार नंबर कितनी सारी मल्टीपल एजेंसीज को लगता है। आप इनफैक्ट आप कोई मोबाइल की सिम खरीदते हो जियो के लिए, एयरटेल के लिए, तो उन लोगों को भी आधार का नंबर लगता है। तो एक तरीका तो ये था कि सरकार इन सभी को आधार का डेटाबेस दे देती कि भाई पहला डेटाबेस दे दिया है जियो वाले को, सेकंड दे दिया एयरटेल वाले को, तीसरा दे दिया है बैंक वाले को, LPG वाले को दे दिया, तो क्या ये देखो मल्टीपल कॉपीज सरकार ऐसा करेगी क्या? नहीं। सरकार ने क्या किया है, आधार का डेटाबेस अपने पास रखा है, एक सेंट्रलाइज लोकेशन पे आधार का पूरा डेटा पड़ा हुआ है। अब जिस जिस एजेंसी को, जिस जिस कंपनी को आधार के डेटा की ज़रूरत है, वो इस सेंट्रलाइज जगह से डेटा उठा लो। तो हो क्या रहा है, ये डेटा शेयरिंग हो रही है मेरे लिए, शेयरिंग का डेटा, ठीक है। तीसरा, फिर चौथा क्या है प्रॉब्लम, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ डेटा। स्टैंडर्डाइजेशन मतलब एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं भाई। कोई भी हम काम करें तो एक सेट, अगर हम कोई रूल फॉलो करेंगे तो वो बेटर काम होगा। रूल कैसे फॉलो करेंगे, देखिए जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं वो तो अच्छी तरह जानते हैं, और जो साइंस वाले, ह्यूमैनिटीज़ वाले हैं, उन्हें भी बेसिक इतना नॉलेज तो यही है कि अगर मुझे अकाउंट्स का कोई काम करना है, हिसाब किताब का काम करना है, तो अकाउंट्स का काम ऐसा होता है कि चाहे कोई भी काम करे, चाहे इंडिया में काम करे, चाहे अमेरिका में करे, चाहे पाकिस्तान में करे, चाहे इराक में करे, एक रूल फॉलो किया जाता है कि आपको कोई भी अकाउंट की एंट्री करनी है, रुपए पैसे की लेन देन की, तो इस तरीके से एंट्री की जाएगी कि पहले आप यहाँ ये लिखिए, या अमाउंट लिखेंगे, या क्रेडिट लिखेंगे, या डेबिट लिखेंगे। एक रूल होता है। इस रूल का फ़ायदा ये होता है कि कोई भी अकाउंटेंट, दुनिया का कोई भी अकाउंटेंट, कोई भी एम्प्लॉय उस अकाउंट की बुक को देखकर कंफ्यूज नहीं होगा। उसे कोई भी जानकारी निकालनी है तो वो तुरंत निकाल देगा, क्योंकि उसे पता है कि ये जानकारी मुझे कहाँ मिलेगी, क्योंकि हर चीज़ का रूल बना हुआ है। उसे पता है कि ये जानकारी यहाँ लिखी होगी, ये क्रेडिट बैलेंस मुझे यहाँ मिलेगा, जो सामान खरीदा उसकी एंट्री यहाँ होगी, जो सामान बेचा उसकी एंट्री यहाँ होगी, जितना गवर्नमेंट ने टैक्स लिया है उसकी एंट्री यहाँ होगी। सेट ऑफ रूल बना हुआ है। अगर ये रूल नहीं होता तो क्या होता, इंडिया का अकाउंटेंट तो अपनी एंट्री अलग तरीके से करता, अमेरिका वाला अलग तरीके से करता, इंडिया में भी कोई एक एम्प्लॉय अपना तरीका ईजाद करेगा, नया एम्प्लॉय आएगा तो वो अपना तरीका ईजाद करेगा, तीसरा एम्प्लॉय आएगा, उसे अगर मैं कहूँगा भाई साहब मुझे 1999 की ऑडिट रिपोर्ट निकाल के दो, तो वो बोलेगा सर 1999 में तो उसने पता नहीं कैसे सेव किया हुआ डेटा, वो जब फाइल खोल के देखा उसे समझ में ही नहीं आएगा कौन सा चीज़ कहाँ सेव है। तो एक रूल फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है। तो रूल को बोलते हैं स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्ड, एक स्टैंडर्ड फॉलो करना है। हम लोग एक कपड़ा भी खरीदते हैं, तो आपने एक शर्ट खरीदा है तो 40 नंबर, 42 नंबर, तो पता है कि 40 नंबर का मतलब कि इतनी साइज़ होगी। तो RDBMS के अंदर भी आप किसी बड़ी कंपनी में काम करते हैं, डेटा सेव करते हैं, तो RDBMS एक रूल फॉलो करता है कि भाई आप SQL लैंग्वेज को यूज़ करते हुए ही RDBMS में डेटा सेव, एडिट, अपडेट, डिलीट कर पाओगे। बिना SQL आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। और SQL के अंदर एक सेट ऑफ रूल बना हुआ है कि आपको नया डाटा ऐड करना है तो आपको ये कमांड लिखना पड़ेगा, इस तरीके से लिखना पड़ेगा, तभी नया डाटा आप ऐड कर पाओगे। डिलीट करना है तो इसका ये तरीका है, अपडेट करना है तो इसका ये तरीका है।
तो जिसको एसक्यूएल लैंग्वेज आती है वो आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर पे काम कर सकता है, चाहे इंडिया हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे आज का एम्प्लॉय हो, चाहे आज से 4 साल पुराना एम्प्लॉय हो। तो एक स्टैंडर्ड फॉलो हो गया है। एक्सेल में और एमएस वर्ड में स्टैंडर्ड फॉलो नहीं हो सकता है। एक्सेल के अंदर आप अपने कॉलम अपनी मर्जी के कॉलम बना लेंगे, कोई 4 कॉलम बनाएगा, कोई 6 कॉलम बनाएगा, कोई कॉलम का नाम अपने हिसाब से रखेगा, तो आप कुछ भी उसमें चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, फिर क्या है, सिक्योर्ड डेटा। डेटा की सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने फ्लैट फाइल सिस्टम के अंदर एक एक्सेल शीट के अंदर सारा डाटा सेव किया हुआ है। कोई भी आदमी आएगा, आपके कंप्यूटर को ओपन करेगा, इस फाइल को ओपन कर लेगा और सारा डाटा रीड कर सकता है, एडिट कर सकता है। तो आपका डाटा सिक्योर कहाँ हुआ? वो इनफैक्ट वो इस फाइल को डिलीट भी कर सकता है, तो भी आपका डाटा सिक्योर नहीं हुआ है। सिक्योरिटी बहुत मेजर कंसर्न होता है किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी डेटा के लिए। आज अगर मुझे एसबीआई बैंक के कस्टमर की डिटेल मिल जाए, उनका लॉगिन आईडी, पासवर्ड, इंटरनेट बैंकिंग का मिल जाए, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, उनका पैसा ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। तो सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। तो आरडीबीएमएस हमें वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। आरडीबीएमएस सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड करता है? ये क्या करता है, आपको एक आईडी और पासवर्ड जनरेट करके देता है। इस आईडी पासवर्ड को यूज़ करते हुए ही आप किसी टेबल से डेटा निकाल पाओगे। अब इतना ही नहीं, ये इससे एक स्टेप और आगे जाता है। एक एग्जांपल आपको बताता हूँ। हमारा एक बैंक है, बैंक के अंदर एक होता है मैनेजर और एक होता है क्लर्क। ठीक है, अभी इस बैंक के, ये बैंक एसबीआई बैंक है। एसबीआई बैंक पूरे इंडिया में फैला हुआ है। अभी मैं ये चाहता हूँ कि जो क्लर्क है, अभी अच्छा एक चीज़ देखो, एसबीआई है लेकिन पूरे इंडिया के एसबीआई बैंक का डाटा तो एक ही जगह सेव है। मान लो ये डेटाबेस है। इस डेटाबेस को क्लर्क भी एक्सेस करता है, जो बैंक में असिस्टेंट मैनेजर है वो भी इसी डेटाबेस से डेटा लेता है। तो डेटाबेस तो एक ही जगह पड़ा है। इवन हम जो एटीएम यूज़ करते हैं, हमारा एटीएम यूज़ करते हैं, तो आप इंडिया में कहीं भी एटीएम यूज़ करो, ज़रूरी नहीं है कि आपका एटीएम अगर उदयपुर का बना हुआ है तो उदयपुर में ही यूज़ करना है। मैं उस एटीएम को मुंबई में भी यूज़ कर सकता हूँ। तो मुंबई वाले को कैसे पता कि ये उदयपुर का एटीएम है, उसके खाते में इतने पैसे हैं? तो यानी कि एक जगह सेंट्रलाइज जगह पे डेटा पड़ा हुआ है और सारे एटीएम, सारे बैंक उस जगह से डेटा उठाते हैं। ठीक है, अब मैंने अगर आईडी पासवर्ड क्लर्क को भी दे दिया, आईडी पासवर्ड मैनेजर को भी दे दिया, तो दोनों जने इस डेटाबेस से डेटा मैनिपुलेशन कर सकते हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जो क्लर्क है वो केवल डेटा देख सके, वो भी सिर्फ मेरी ब्रांच का, उसकी ब्रांच का जहां पर पोस्टिंग है, डेटा देख सके मतलब वो किसी कस्टमर का डेटा डिलीट नहीं कर सके। किसी कस्टमर को अगर बैंक अकाउंट बंद करना है तो उसका डेटा डिलीट करना है, तो मैं नहीं चाहता क्लर्क को ये अधिकार प्राप्त हो कि वो किसी कस्टमर का डेटा डिलीट कर दे। लेकिन मैनेजर को ये मैं राइट्स देना चाहता हूँ कि वो चाहे तो कस्टमर का डेटा डिलीट कर सकता है। तो अब होता क्या है, आरडीबीएमएस में क्लर्क के लिए अलग आईडी पासवर्ड बनाया जाएगा, मैनेजर के लिए अलग आईडी पासवर्ड बनाया जाएगा। तो ये एक यूज़र बन गया, क्लर्क एक यूज़र है, मैनेजर भी एक यूज़र है। तो यूज़र को राइट्स दिए जाते हैं। राइट्स मतलब अधिकार, ये देना बहुत इजी होता है। माई एसक्यूएल के अंदर भी हम लोग दे सकते हैं, आरडीबीएमएस के अंदर राइट्स दिए जाते हैं कि यूज़र नंबर 1 जो कि क्लर्क है, ये यूज़र किसी टेबल का डेटा देख सकेगा, प्लस उसमें डेटा इंसर्ट कर सकेगा। सपोज मैंने कह दिया हाँ तो इंसर्ट कर सकता है, कोई खाते में पैसा डालता है तो आप वहाँ पर इंसर्ट कर सको, बस ये दो के अलावा ये कोई काम नहीं कर पाएगा। यूज़र नंबर 2 जो कि बैंक मैनेजर है, उसे मैंने राइट्स दिए हैं कि उसी डेटाबेस के ऊपर जहाँ पर क्लर्क काम कर रहा था, उस डेटाबेस पे मैनेजर को ये राइट होंगे कि वहाँ पर वो डेटा डिलीट भी कर सकता है, लेकिन डिलीशन का राइट क्लर्क को नहीं है। तो हम लोग यूज़र स्पेसिफिक राइट्स भी दे सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो आप जो जैसे कि आप अगर फेसबुक वगैरह यूज़ करते हैं तो वहाँ पर भी डेटाबेस बना हुआ है। आप फेसबुक से जब डेटा फैच करते हैं तो फेसबुक का जो डेटाबेस है वहाँ से डेटा आपके पास आता है। तो आपको जो यूज़र आईडी दिया हुआ है फेसबुक ने यूज़र को एज ए क्लाइंट, आपको जो यूज़र आईडी और पासवर्ड जो माईएसक्यूएल का मिला हुआ है, जो कि प्रोग्रामिंग में यूज़ हो रहा है, उसके थ्रू केवल आप फेसबुक का डाटा, वो भी केवल अपना डाटा देख सकते हो, अपना डाटा डिलीट कर सकते हो, आप दूसरों का डाटा नहीं देख सकते हो। उसने आपको राइट्स दिए ही नहीं। यानी कि कल को अगर कोई इसको हैक भी कर ले आपका आईडी पासवर्ड,
और हैक किए हुए आईडी पासवर्ड से अगर वो फेसबुक के डेटाबेस पे अटैक करता है तो वो केवल डेटा देख पाएगा, दूसरे का डाटा नहीं देख पाएगा। वो वही काम कर पाएगा जिसके राइट्स की इस पर्टिकुलर आईडी पासवर्ड को दिए गए हैं। तो सेव हो गया है, सिक्योर हो गया है। फिर आता है इंटीग्रेटेड डाटा। इंटीग्रेशन, नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकता, ये एकता से रिलेटेड वाला इंटीग्रेशन है। अब एकता से रिलेटेड मतलब कुछ काम ऐसे होते हैं जैसे कि एक बैंक है, उसमें कस्टमर ए है और एक कस्टमर है बी। अब इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू कस्टमर नंबर ए ने कस्टमर नंबर बी के खाते में 50 रुपये ट्रांसफ़र किए। ए ने बी के अकाउंट में 50 रुपये ट्रांसफ़र किए। तो प्रोग्रामिंग में क्या होना चाहिए, ए के खाते में से 50 रुपये माइनस हो जाने चाहिए, बी के खाते में 50 रुपये प्लस हो जाने चाहिए। बस इतना ही करना है, कैश ट्रांजेक्शन तो हुआ ही नहीं है। अब ए के खाते में से 50 रुपये माइनस करो, बी के खाते में 50 प्लस करो। ठीक है, प्रोसेसिंग चालू हुई, ए के खाते में से 50 रुपये माइनस हो गए। लेकिन इससे पहले कि वो बी के खाते में 50 रुपये जोड़ पाता, कंप्यूटर क्रैश हो गया, लाइट चली गई, भूकंप आ गया, हमारा कंप्यूटर बंद हो गया। तो अब हुआ क्या, ए के खाते में से तो 50 रुपये कट चुके हैं, लेकिन बी के खाते में 50 रुपये जुड़े ही नहीं। तो ये तो प्रॉब्लम हो गई। तो यहाँ पर मेरे डेटा की इंटीग्रिटी वॉयलेट हो चुकी है। तो यहाँ पर आरडीबीएमएस इन चीज़ों का ध्यान रखता है, वो ऐसी कंडीशन आने ही नहीं देगा। उसे पता है कि कुछ काम इंटीग्रेटेड होता है, एटॉमिक बोलते हैं इसको, आप आगे जाके पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर, कि ये जो मेरे दो काम थे ये दोनों काम यूज़ करेंगे, ये एक्ट करेंगे एज ए यूनिट। या तो ये दोनों काम होंगे या दोनों में से एक भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम कभी आएगी नहीं कि अधूरा काम हो। तो ये प्रॉब्लम भी हमारी फाइल सिस्टम में आती है, क्योंकि फाइल सिस्टम में तो आ सकती है, लेकिन यहाँ पर आरडीबीएमएस पे नहीं आएगी। फिर क्या है, इजी टू स्टोर, ठीक है साहब, एंड एक्सेस इन्फॉर्मेशन। माई एसक्यूएल के अंदर, आरडीबीएमएस के अंदर डेटा एक्सेस करना, स्टोर करना बहुत ईजी है। एक्सेल के अंदर जैसे आपके नंबर ऑफ कॉलम्स अगर कम है, डेटा कम है, तो एक्सेल ईजी है। लेकिन पता चला कि एक्सेल के अंदर 300 कॉलम हो गए, 2 लाख डेटा हो गया, तो वहाँ पर डेटा एक्सेस करना, स्टोर करना कोई इजी काम नहीं है। फिर क्या है, इजी मेंटेनेंस ऑफ लार्ज डेटाबेसेस। बड़े बड़े डेटाबेस का बहुत इजीली मेंटेनेंस हो जाता है। बड़े डेटाबेस मतलब आज ज़माना चल रहा है बिग डेटा का। इतना डाटा कलेक्ट हो गया, इतना डाटा, वर्ल्ड वाइड इतना डाटा कलेक्ट हो रहा है कि अब एक टर्म इंट्रोड्यूस हो गई है, डाटा माइनिंग। MINING, माइनिंग मतलब खदान। डेटा है वो खदान है, वहाँ से आपको माइनिंग करके यूज़फुल इन्फॉर्मेशन निकालनी है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। एक अगर सुपर मार्केट है, कोई शॉपिंग मॉल है, आप सामान लेने जाते हो, बिग बाज़ार जैसा कोई सामान है, रिलायंस का सामान है, आप सामान लेने जाते हो तो आपका बिल बनता है। वहाँ पर बिल बनता है, यानी उस बिल की एंट्री हो रही है डेटाबेस के अंदर। अब एक दिन में कितने बिल बनते हैं, लाखों रुपए का सामान बिकता है। बड़े शहरों में, बड़े बड़े मॉल में 50-50 कस्टमर्स एक साथ बिल बनवाते हैं एक के टाइम में। तो कितना डाटा सेव हो रहा है, और उसके अंदर क्या क्या सेव हो रहा है, कितनी बजे क्या क्या सामान खरीदा, कितने रुपए में खरीदा, यही सारा सेव होगा जो बिल है वो। तो ये मेरा डाटा कलेक्ट हो रहा है। इस डाटा को मैं अगर करूँ माइन, डाटा माइनिंग, इस खदान में से अगर इन्फॉर्मेशन निकाली जाए तो इतनी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन हमारे बिजनेस को बढ़ाने के लिए हमें मिलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसी चीज़ को बताता हूँ मैं, शॉपिंग मॉल वाले, मैं डाटा, उस डेटा से ये पता लगा लूँगा कि मुझे ये पता चला कि सर हमारे स्टोर के अंदर दिन में 10 बजे से 4 बजे तक कस्टमर आते हैं कम, शाम को 6 से 9 के बीच में बहुत भीड़ रहती है कस्टमर्स की। मुझे ये जानकारी मिल जाएगी क्योंकि मेरा जितना बिल जनरेट हो रहा है उनका टाइम भी उसमें सेव हो रहा है कि ये बिल कितनी बजे बना, कितनी बजे सामान खरीदा कस्टमर ने। तो मुझे पता चला कि दोपहर में तो कम लोग आते हैं, रात शाम को ज़्यादा लोग आते हैं। तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ काउंटर्स शाम को बढ़ा देंगे, 2 एम्प्लॉय दिन में कम कर देंगे, 2 एम्प्लॉय शाम में बढ़ा देंगे। तो देखो मेरे बिजनेस में मुझे फ़ायदा हुआ। दूसरा और क्या फ़ायदा हो सकता है, मुझे ये देखना है कि मेरे शहर के लोग
कौन सी ब्रांड की चाय ज़्यादा पीते हैं, या कौन सी ब्रांड का जूता मेरे यहाँ पर ज़्यादा बिकता है, कौन सी ब्रांड का घी ज़्यादा बिकता है। तो जो ज़्यादा बिकता है वही सामान मैं मंगवाऊंगा। मैं इवन ये भी पता लगा सकता हूँ कि मेरे यहाँ आकर कि भाई लोग आधा लीटर घी का पैकेट ज़्यादा खरीदते हैं या 1 लीटर वाला पैकेट ज़्यादा लेते हैं, ज़्यादा कौन सा बिकता है, तो वही चीज़ मैं लेके आऊँगा। इवन मैं और उनकी कुछ आदतें भी पता चल जाती है कि अगर कोई बंदा खरीद रहा है ब्रेड, तो ब्रेड के साथ जैम खरीदता है या बटर खरीदता है, ज़्यादा लोग क्या लेते हैं, तो उसके हिसाब से मैं अपने स्टोर में सामान मंगवाऊंगा, उसके हिसाब से मैं एम्प्लॉयज़ को भी मैनेज करूंगा। तो डेटा माइनिंग तो लार्ज डेटाबेस को इजीली आप मेंटेन कर सकते हो। फेसबुक के 10 मिलियन प्लस यूज़र्स हैं, एट ए टाइम 1 करोड़ लोग ऑनलाइन होते हैं। इतना वास्ट डाटा है, कोई फोटो अपलोड कर रहा है, करोड़ों फोटो डेली अपलोड होते हैं, करोड़ों मैसेजेस डेली अपलोड होते हैं, उनका डेटाबेस बढ़ता ही जा रहा है, लार्ज डेटाबेस बनता जा रहा है। फिर एक क्या है, डेटा आइसोलेशन। डेटा आइसोलेशन का मतलब होता है, ये फ्लैट फाइल में क्या प्रॉब्लम आती है, आप आइसोलेट हो जाते हो। जैसे कि ये है टेबल, ये है रजिस्टर्ड नंबर 1, ये है रजिस्टर्ड नंबर 2। मैंने बताया था दोनों रजिस्टरों को हम लोग रिलेट कर सकते हैं। हमने एडमिशन नंबर एग्जाम्पल लिया था, एडमिशन नंबर के थ्रू मैंने दोनों को रिलेट कर दिया था। लेकिन अब हुआ क्या, रजिस्टर्ड नंबर 1 में जब एंट्री की गई तब क्लर्क ने एडमिशन नंबर डाल दिया, स्टूडेंट का नाम भी डाल दिया, सिटी, एड्रेस सब कुछ डाल दिया। लेकिन रजिस्टर्ड नंबर 2 में एडमिशन नंबर डालना भूल गया क्लर्क। भाई एक्सेल शीट है, एक्सेल शीट में आपको डेटा डालना है, तो आप ज़रूरी नहीं है कि आप डेटा डालना कंपलसरी है, आपने खाली छोड़ दिया। तो एडमिशन नंबर मैंने डाला ही नहीं, बाकी सब कुछ डाल दिया, बाकी सारा डाटा डाल दिया। यानी अब देखो, रजिस्टर्ड नंबर 1 में एडमिशन नंबर है, रजिस्टर्ड नंबर 2 में एडमिशन नंबर नहीं है। अब कल को मुझे कोई बोलता है कि भाई आप एडमिशन नंबर 102 का डिटेल पूरा निकाल के लाओ, तो मैं रजिस्टर्ड नंबर पहले रजिस्टर में देखूंगा, मेरे को एडमिशन नंबर 102 मिलेगा, मैं वहाँ से डाटा निकाल लूँगा। लेकिन जब मैं रजिस्टर्ड नंबर 2 में जाऊँगा तो वहाँ पर मुझे 102 नाम का एडमिशन नंबर मिलेगा ही नहीं, क्योंकि उस बाबू ने, क्लर्क ने वो डाटा डाला ही नहीं है। तो ये प्रॉब्लम हो गई। तो ये हो गया डेटा आइसोलेशन, वो आइसोलेट हो गया डेटा, ठीक है। फिर आ जाता है डेटा डिपेंडेंसी। डेटा डिपेंडेंसी का मतलब ये है कि फ्लैट फाइल सिस्टम, फ्लैट फाइल के अंदर कोई रूल नहीं होता, कोई स्टैंडर्ड नहीं होता, आप किस तरीके से डेटा सेव कर रहे हैं। प्रोग्रामर नंबर 1 आया, प्रोग्रामर नंबर 1 ने क्या किया, एक एक्सेल शीट बनाई, उसमें 3 कॉलम उसने बना दिए, कॉलम के नाम रखे ABC, और अपना सॉफ्टवेयर बना दिया। सॉफ्टवेयर बिल्कुल सही काम कर रहा है, चल रहा है। अब कल को 6 महीने बाद प्रोग्रामर नंबर 2 आया, उसे एक दूसरा सॉफ्टवेयर बनाना था, उस दूसरे सॉफ्टवेयर के अंदर भी उसको यही फाइल यूज़ हो रही है, एक्सेल शीट, यही वाला डाटा यूज़ करना है, सेम डाटा यूज़ करना है, केवल उसको 2 कॉलम और एक्स्ट्रा चाहिए। तो उसने इसी के अंदर 2 कॉलम और एक्स्ट्रा बना दिए, तो उसका सॉफ्टवेयर बिल्कुल सही काम करने लग गया। लेकिन जो पुराना सॉफ्टवेयर था, जो प्रोग्रामर नंबर 1 ने बनाया था 6 महीने पहले, अब वो एरर देना शुरू कर दिया। क्यों एरर दे रहा है, क्योंकि उस पुराने वाले सॉफ्टवेयर में तो लिखा हुआ है कि जहाँ से मैं डेटा ला रहा हूँ वहाँ कॉलम नंबर 1 में मुझे ये मिलेगा, कॉलम नंबर 2 में ये मिलेगा, और उसमें 3 ही कॉलम हैं, तो वह एरर आनी शुरू हो गई है। तो ये डिपेंडेंसी हो जाती है कि आपको एक सॉफ्टवेयर बनाना तो उसके साथ एक डेटाबेस बनाना पड़ेगा अलग से। दूसरा सॉफ्टवेयर बनाना है तो उसके साथ एक दूसरा डेटाबेस बनाना पड़ेगा अलग से। तो डिपेंडेंट है सब कुछ। लेकिन जबकि हमारा RDBMS पे क्या होता है, हम एक सेंट्रलाइज डेटा बनाते हैं, उसे कोई भी यूज़ कर सकता है, ठीक है। तो ये तो मैंने एक फ़ोल्डर स्ट्रक्चर आपको बताने के लिए किया। जिस तरीके से कंप्यूटर में अलग अलग फ़ोल्डर्स होते हैं, उसी तरीके से हमारे मैं मेरे कंप्यूटर के अंदर मेरे MySQL के सर्वर के ऊपर मैं अगर देखूंगा तो मैंने अलग अलग डेटाबेस बना सकता हूँ। मैंने अगर स्कूल के लिए सॉफ्टवेयर बनाया तो एक स्कूल नाम का डेटाबेस बन जाएगा, वो एक तरह से फोल्डर की तरह दिखेगा। इस डेटाबेस के अंदर अलग अलग टेबल्स होगी। मैंने एक किसी बैंक के लिए बनाया है तो बैंक का डेटाबेस मुझे अलग दिखेगा, एयरलाइन के लिए बनाया है तो एयरलाइन का अलग दिखेगा। तो मेरे कंप्यूटर पे मुझे मल्टीपल डेटाबेसेस दिखेंगे, ठीक है। और मल्टीपल डेटाबेसेस होते भी हैं। जैसे कि देखो क्या होता है कि MySQL या फिर
डेटाबेस के लिए एक अलग से कंप्यूटर लिया जाता है, उसे बोलते हैं सर्वर, डेटाबेस का सर्वर बोलते हैं उसे, डेटाबेस सर्वर। अब उस सर्वर के ऊपर मैं केवल डेटा सेव करूँगा, डेटा सेव होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कोई ऐसी कंपनी है, फाइनेंशियल कंपनी है, बड़ी कंपनी है, उसको पूरे सर्वर की ज़रूरत है, यानी इस पूरे सर्वर पे उसका डाटा सेव है। लेकिन अगर मैं भारतीय रेल की बात करूं, अब भारतीय रेल इतनी बड़ी कंपनी है कि एक सर्वर से उसका काम नहीं चलेगा भाई, एक कंप्यूटर पे एक सर्वर पे आप उसका सारा डाटा सेव नहीं कर सकते हो। तो वहाँ पर वो क्या करेगा, मल्टीपल सर्वर्स, बहुत सारे सर्वर, 400 400 500 500 सर्वर्स होते हैं इनके, इतने सर्वर पे उसका डेटा सेव होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मैं एक छोटी सी एक स्कूल की वेबसाइट बना रहा हूँ, स्कूल की वेबसाइट में डेटाबेस की कहाँ ज़रूरत पड़ेगी मुझे, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉय की डिटेल सेव करना है, छोटा मोटा कोई इन्फॉर्मेशन सेव करनी है, तो मेरे लिए सर्वर बहुत बड़ा है। सर्वर में तो इतनी जगह है, सर्वर में जगह हो सकता है सपोज कि सर्वर के अंदर सपोज कि 5 TB की हार्ड डिस्क है, 5 TB, और मुझे लग रहा है केवल 25 MB का डाटा, 25 MB मेरे साथ डाटा आ गया। तो क्या इस 25 MB के लिए मैं पूरे 5 TB के सर्वर को ऑक्यूपाई करूंगा? नहीं। तो ये क्या करते हैं, शेयर्ड सर्वर चलाते हैं, शेयर्ड सर्वर, शेयर्ड डेटाबेस सर्वर। एक ये सर्वर हो गया है, इसी सर्वर के ऊपर मैं स्कूल नंबर 1 का डेटाबेस भी सेव कर लिया मैंने, फिर मैंने किसी छोटी कंपनी के लिए डेटाबेस बनाया तो उसको भी इसी सर्वर पे सेव कर दिया, फिर किसी तीसरे स्कूल के लिए बनाया उसको भी यहीं सेव कर दिया, कल को मैंने किसी रेस्टोरेंट के लिए सॉफ्टवेयर बनाया उसका भी यहीं सेव कर दिया। तो एक ही सर्वर पे मल्टीपल डेटाबेस स्टोर हो सकते हैं। तो वो कुछ ऐसे कुछ दिखेंगे, देखो मल्टीपल फोल्डर्स यानी मल्टीपल डेटाबेस है, फिर पर्टिकुलर किसी एक डेटाबेस में मैं घुसूंगा तो मुझे मिलेगी टेबल्स, टेबल एक भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती है। चलो देखते हैं हम लोग, अभी हमारे MySQL में देखते हैं हम लोग। हमारे कंप्यूटर जब हम लोग MySQL चालू करते हैं तो एक कमांड होता है, SQL कमांड होता है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज शो डेटाबेसेस। ये कमांड मुझे बताता है मेरे कंप्यूटर के ऊपर कितने डेटाबेसेस अभी बने हुए हैं। तो जैसे ही मैंने शो डेटाबेसेस लिख के एंटर मारा तो मेरे को पता चला कि मेरे कंप्यूटर पर देखिए 5 अलग अलग डेटाबेस बने हुए हैं। इन्फॉर्मेशन स्कीमा नाम से एक है, एक का नाम MySQL, एक का नाम परफॉर्मेंस स्कीमा, एक का प्रोजेक्ट, एक का टेस्ट, ये सभी डेटाबेस है। अब मुझे देखना है ये जो MySQL नाम का डेटाबेस है इसमें कितनी टेबल्स बनी हुई है। तो एक दूसरा कमांड होता है SQL का, शो टेबल्स। शो टेबल्स मैंने लिखा तो देखो मेरे को ये MySQL के डेटाबेस के अंदर ये सारी टेबल बनी हुई है, इतनी सारी टेबल बनी हुई है। टेबल नंबर 1 का नाम है कॉलम्स प्रीव्यू, सेकंड टेबल का नाम है DB, तीसरी टेबल का नाम है इवेंट। तो ये अलग अलग टेबल्स बनी हुई है। तो देखो इतनी सारी टेबल्स मेरी MySQL डेटाबेस के अंदर बनी हुई है। तो ये टेबल कैसे बनाते हैं, कैसे डेटाबेस क्रिएट करते हैं, ये सब हम लोग इन ड्यू कोर्स सीखेंगे, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ, मैं डेटाबेस में घुस चुका हूँ, डेटाबेस में मैंने देख लिया कितनी टेबल्स है वो भी मैंने देख लिया। अब मैं कोई एक टेबल ओपन करके देखना चाहता हूँ। तो मेरी टेबल का नाम था EMP। तो ये कमांड होता है, इस कमांड पे हम लोग जैसे जैसे आगे जाएंगे कमांड हम फिर से पढ़ेंगे। आज तो केवल ये ध्यान है कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP लिखने से EMP टेबल का पूरा डाटा मुझे दिखना शुरू हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने जैसे ही ये कमांड एग्जीक्यूट किया और मुझे EMP टेबल का पूरा डाटा दिखना शुरू हो चुका है। मेरी EMP टेबल के अंदर ये कॉलम बने हुए हैं, ID नाम का कॉलम है, नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, सिटी है, सैलरी है, परसेंटेज है और ये डेटा है सारा, ठीक है। तो ये मुझे पूरी टेबल दिखना शुरू हो गई। तो MySQL की टेबल ऐसी दिखती है रो कॉलम फॉर्मेट में, RDBA में ऐसे ही है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आगे हम अगली क्लास में हम लोग SQL शुरू करेंगे, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। वो लैंग्वेज आपको सिखाऊंगा मैं कैसा डेटा मैनिपुलेट करना है। तो आज के लिए इतना ही, बाय।